शिरडी वाले साईं बाबा, कभी भी उनसे कुछ मांग लो और वो हमें वो प्रोवाइड कर ही देते हैं। इसीलिए उनसे जब भी हमने कुछ मांगा और पाया, इसलिए उनके दर्शन लेना तो बनता है। इसलिए इस वीकेंड पे हम चल पड़े शिरडी। रास्ते में सापुतारा का गीरा फॉल भी आया और हमने उसको भी विजिट किया। क्योंकि ये श्रावण का महीना है, हल्की हल्की बूंदाबारी लगातार चल रही थी और ये मौसम को और खुशनुमा बना रही थी। गीरा दौद पे पानी की कमी नहीं थी। बिल्कुल खिला खिला सा गीरा दौद अपना रौद्र स्वरूप दर्शाते हुए बह रहा था। आसमान भी पानी बरसा रहा था और मौसम काफ़ी ठंडा और सुहाना हो रखा था। यहाँ पे कुछ देर बैठ के हमने गीरा दौद को निहारा। उसके बाद यहाँ पर कुछ नाश्ता किया और हम आगे बढ़ चले फिर से सापुतारा की ओर, क्योंकि सापुतारा से ही तो रास्ता है शिरडी जाने का। सापुतारा में भी हर जगह पहाड़ों के ऊपर बादलों ने अपना बसेरा बनाया हुआ था। रास्ता बिल्कुल अच्छा था, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। हाँ, पर हर नज़ारा अपने आप में इतना सौम्य था, इतना सुंदर था कि बार बार रुकने का मन कर रहा था। हर जगह रुकना तो संभव नहीं था, पर जहाँ जहाँ रुक सके वहाँ पर हमने इस सावन महीने के मस्त बूंदों वाली बारिश का मज़ा उन नज़ारों के साथ लिया। क्योंकि ये एक शुक्रवार का दिन है, गाड़ियों का ट्रैफिक भी कम था और शोर भी। ना कहीं भीड़ थी, ना हुड़दंग मचाने वाले टूरिस्ट के ग्रुप। और धीरे धीरे से हम इन नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ते गए। सापुतारा वाले रास्ते पे कहीं सारे झरने भी अपनी अंदाज में ही गिरे जा रहे थे और उनको देखते हुए हम बढ़ चले सापुतारा की ओर। सापुतारा पहुंचते ही हमने देखा कि थोड़े बहुत टूरिस्ट थे और मौसम ज़रूरत से ज़्यादा ही सुहाना था। क्योंकि हम पहले ही डिसाइड करके निकले थे कि हमें शिरडी जाना है, हम सापुतारा में रुके नहीं। परंतु इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सापुतारा में किस तरह का माहौल है। हाल फिलहाल सापुतारा में सापुतारा फेस्टिवल चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी सारी पुलिस बंदोबस्त थी वहाँ पे। सड़क पे हर जगह पे आपको पुलिस की टीम ड्यूटी करते हुए दिखेगी। ये टूरिस्ट की सहाय के लिए ही है। ठीक ठाक मात्रा में गाड़ियाँ भी थी सापुतारा में, जो दर्शा रही थी कि कुछ टूरिस्ट तो वहाँ पर मौसम का मज़ा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। परंतु फॉग इतना था कि वहाँ से किसी भी तरह के माउंटेन्स की पीक नहीं दिख रही थी। मुश्किल से ही 10 मीटर दूर सापुतारा लेक को देखा जाना भी नामुमकिन सा लग रहा था। सच बताऊं तो कुछ दिखा ही नहीं। सिर्फ सड़कों पे सामने से आने वाली गाड़ियां थोड़ी बहुत धुंधली धुंधली सी दिख जाती थी। और देखते ही देखते कुछ ही मिनट में हम हो गए सापुतारा से बाहर महाराष्ट्र की ओर, जहाँ पर बॉर्डर पे महाराष्ट्र की पुलिस गुजरात के टूरिस्ट का वेट करती है, स्वागत करती है और ज़रूरत पड़ने पे उनसे वो कुछ ना कुछ डिस्कशन भी करती है। तो हमारी गाड़ी को भी रोका गया और पता नहीं अंदर गाड़ी में कुछ ताक झाक करने के बाद हमें आगे बढ़ने दिया गया। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई, पर ये अगर कोई मुश्किल होती भी तो उसको नज़रअंदाज करना बनता है। क्योंकि सापुतारा और उसके बाद वाले एरिया में व्यू बहुत अमेजिंग थे। सापुतारा से आगे बढ़ते हुए जब डिस्टेंस 120 किलोमीटर बाकी रहा था, उस वक्त एक टॉल आया। उस टॉल पे हम रुके, रिफ़्रेश हुए और वहाँ पर हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि रोड कंडीशन काफ़ी बेहतर है। शिरडी जाते हुए आखिरी 60-70 किलोमीटर में ही रोड की दिक्कत है, अदरवाइज़ रोड काफ़ी अच्छा है। शूला वाइन यार्ड के आसपास कुछ अच्छी चाय की दुकानें थीं। शूला वाइन यार्ड हमारी आइटिनरी का हिस्सा नहीं था, इसलिए हम शूला वाइन यार्ड पे नहीं रुके। पर आसपास में बहुत सारी वाइनरी और ग्रेप फार्मिंग की जगहें थी, वहाँ पर हमने चाय पी। उसके बाद हम पहुँच गए शिरडी।
शिरडी में ये हमारा होटल है और कमरा हमारा पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि हम इसको रात को यूज़ किया सोने के लिए और सुबह हम बना रहे हैं वीडियो। इस तरह से पे एंड पार्किंग अवेलेबल है शिरडी मंदिर के सामने और जस्ट आप सामने देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है। गेट नंबर 7 एंड 8 से फ्री एंट्री है और गेट नंबर 6 पे आप चाहे तो पेड एंट्री ले सकते हैं। तो ये जो फ्लैग वाला गेट है वहाँ पर आपके मोबाइल और चप्पल रखने के काउंटर हैं और जब आप एग्ज़िट करेंगे तो ये पीछे एक मेटल का आपको एक स्तंभ दिखेगा। तो कुछ इस तरह से है। पेड पार्किंग है, 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ जैसे चार्ज लेते 12 आवर्स के लिए और उसके बाद आप जा सकते हैं सीधे दर्शन के लिए मंदिर में। और आप देख सकते हैं अभी लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं। तो बस ऐसा ही हिसाब किताब है। हम कल शाम को पहुँचे थे, हमने पहले पेड पार्किंग अपना व्हीकल पार्क किया, उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करके आ गए। शिरडी रेलवे स्टेशन के सामने आया है होटल स्वाईदार का और स्वाईदार का मैं रेकमेंड करता हूँ यहाँ का मिसल पाव ट्राई कीजिए। ऐसा मिसल पाव आपको शायद ही कहीं मिलेगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेस्ट है इसका। इसके अलावा हमने यहाँ पर इडली ऑर्डर की थी, इडली सांभर भी हमें ताज़ा ताज़ा ही परोसा गया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। भाई स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी हम लोग शिरडी रेलवे स्टेशन और शिरडी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है होटल साईं द्वारका। होटल साईं द्वारका में हमने आज खाना खाया है और अमेजिंग मिसल पाव। अगर आप मिसल पाव के शौकीन हो या आपको महाराष्ट्रियन नाश्ता करना है तो इससे बेहतर आपको मिसल पाव पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। ना कि सिर्फ मिसल पाव के शौकीन लोग, बट अगर आप मिसल पाव के अलावा अगर आप मिसल पाव का बिज़नेस भी करते हो, मिसल पाव का अगर आप बिज़नेस भी करते हो तो भी आप यहाँ पे आके सीखो किस तरह से ये डिश लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें देते हैं और कितना टेस्टी रहता है इनका खाना। तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना मिला यहाँ पे हमको। मिसल पाव की थाली आप यहाँ पर लेके ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा। होटल स्वाई द्वारका में नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े इलोरा केव्स की ओर। इलोरा केव्स जाने के लिए शिरडी से बहुत ही पास में है बाला साहेब ठाकरे एक्सप्रेसवे, जिसको समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है। ये हाईवे वैसे तो मुंबई और नागपुर को जोड़ता है, परंतु आप शिरडी से इलोरा जाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद ये हाईवे आपको 3 डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के लिए ऑप्शंस देता है और वहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है ताकि आप गलत हाईवे पे ना चढ़ जाएं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ही हम टोल बूथ को क्रॉस करते हैं हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे मतलब कि सीधे सामने एक रोड जाती है और बाजू में ही एक और रोड जाती है जो इलोरा और नागपुर की ओर जाती है। तो यहाँ पर ये बोर्ड पे शहरों के नाम लिखे हुए, तो आपको अपने चुनिंदा शहर के अकॉर्डिंग आपको रोड सिलेक्ट करना है। ओवरऑल रोड की कंडीशन काफ़ी बेहतर थी। यहाँ पर 3 या 4 लेन के रोड है, जिसमें एक लेन जो है ओवरटेकिंग लेन है, उसके बाद कार की लेन है, उसके बाद ट्रक की लेन है और कहीं कहीं पर आपको एक एडिशनल लेन भी मिल जाती है। ओवरऑल रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। हम यहाँ पर क्रूज़ करते रहे करीब 90 की स्पीड से, क्योंकि ये सीमेंटेड रोड है, ये थोड़े बम्पी होते हैं, यहाँ पर गाड़ी में उछाल ज़्यादा रहता है और हमारा एयर टायर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पर कम स्पीड पे चल रहे थे। ओवरऑल राइड या जो क्वालिटी ऑफ राइड है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। ट्रैफिक यहाँ पे कम था और डिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से हम काटे जा रहे थे। इस रोड पे करीब 1.5 घंटा क्रूज़ करने के बाद हम पहुँच जाते हैं इसके एग्ज़िट पे। एग्ज़िट नंबर 17 है, वही एग्ज़िट है इलोरा जाने के लिए। इलोरा जाते वक्त, इलोरा जाने से पहले 2.5 किलोमीटर का पैच थोड़ा सा ख़राब है, या वहाँ पर श्रावण महीने में ग्रीनेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर की भीड़ होने की वजह से आपको थोड़ा सा ट्रैफिक लग सकता है। काफ़ी सारी होटल्स भी है वहाँ पर जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इलोरा में विज़िट किया कैलाशा, जो कि मेन टेम्पल है।
मेन केव है, यह केव नंबर 16, जिसके अंदर कैलाश मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर इस मंदिर को एक रथ के आकार में बनाया गया है। पूरी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट के मंदिर का निर्माण किया गया है। मतलब कि समझिए इसमें टॉप टू बॉटम का वर्क हुआ है, ना कि बॉटम टू टॉप जैसे अन्य किसी कंस्ट्रक्शन में होता है। शंकर भगवान और विष्णु की बहुत सारी कथाएं और कहानियों को यहाँ पे मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। तो ये है पूरा मंदिर, जिसको एक रथ के शेप में बनाया गया है और हाथी और शेरों को इस रथ को उठाते हुए दिखाया गया है। ये एक अद्भुत और कल्पनाओं से परे एक मोनामेंट है। अगर डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करें इस मोनामेंट को बनाने की, तो आई थिंक ये अब तक का सबसे मुश्किल मोनामेंट रहा होगा। ये मोनामेंट करीब 7वीं 8वीं सदी में, और कुछ लोग बता रहे हैं ये ईसा से भी पहले का हो सकता है। काफ़ी सारी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, पर ओवरऑल ये फिर भी बहुत ही खूबसूरत मोनामेंट है। यहाँ पर आपको इसके अलावा दशावतार और रावण अवतार या रावण की कहानियों वाला भी गुफा साथ में विजिट कर सकते हैं, जो कि गुफा नंबर 15 और 14 है। उसके अलावा यहाँ पर जैनों की भी और बुद्धिज़्म की भी काफ़ी सारी गुफाएं हैं। ओवरऑल कैलाश मंदिर ही इतना भव्य है कि जिसके अंदर आप खुद को भूल जाएंगे, और यहाँ पर आप घंटों घंटों तक देख सकते हैं। अगर आप गाइड लेते हैं तो आपको ये मूर्तियों की कहानियों को समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इलोरा वन ऑफ द मस्ट विजिट साइट है महाराष्ट्र की, और आई थिंक ये इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। अगर आप आर्कियोलॉजी में या हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये बिल्कुल से विज़िट करना चाहिए। ये बहुत अमेजिंग और अद्भुत स्कल्पचर है। इसके बाद हम आए थे दशावतार गुफा में, जो कि गुफा नंबर 15, जिसके अंदर भी बहुत सारी किस्से कहानियों की मूर्तियाँ बनी हुई है। जिसके तुरंत बाद हमने विज़िट किया रावण की गुफा, मतलब ये गुफा नंबर 14। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आप शिरडी जाए तो वहाँ से इलोरा या अजंता के लिए जाना पसंद करते हो तो आप बिल्कुल ना चुके। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ से हमने जब जर्नी रिटर्न स्टार्ट की तो यहाँ पर गौताला अभयारण्य के दृश्य भी बहुत ही अमेजिंग थे, और ये गौताला अभयारण्य और उसके घाट सेक्शन में हमने काफ़ी सारे नज़ारे देखे। और सूरत का जो पूरा रास्ता था ये हमने रुकते हुए नाश्ता लंच ये सब करते हुए करीब 9 घंटे में कंप्लीट किया। तो इलोरा से आपको सूरत आते हुए 9 घंटे लग सकते हैं जैसे कि हमें लगे, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। ये मौसम पे और आपके कितने स्टॉप्स ओवर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओवरऑल ये जो टूर है ये मस्ट डू लिस्ट में होना चाहिए। आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। इसमें आपको 2 दिन में हमने सीडी विज़िट किया, इलोरा के विज़िट की, और ये गौताला अभयारण्य के बहुत ही अद्भुत नज़ारों वाले घाट सेक्शन को विज़िट किया। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।